हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ही होंगे। चलिए हम लोग फिर पहले के तरह ही आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा आने वाले 2027 एग्जाम के लिए, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखने का कोशिश करेंगे और इनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आइए आप सभी एक एक करके प्रश्न को पढ़िए और उनके विकल्प को भी पढ़िए और देखिए कौन सा विकल्प इसका ठीक है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सबसे पहले उस दिन हम इसी थंबनेल का 2 क्वेश्चन को कर चुके थे। अब जो हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 3 से स्टार्ट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है एक एक करके देखेंगे, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। यह है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। यानी हमारे जो ब्लड है, ये ब्लड जो लाल दिखता है किसके कारण, इन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है, पदार्थ है या जिनके कारण हमारा खून या रक्त या लहू लाल दिखता है। ऑप्शन ए में दिया है प्लाज्मा, ऑप्शन बी में है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में है लसिका। अगर हम बात करें कि ब्लड हमारे जो शरीर में होता है, ब्लड, ये ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। 55% भाग प्लाज्मा होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी रक्त होते हैं उनमें से 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा। अगर एवरेज की बात करें तो 7 लीटर हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है। वैसे आदमी पर डिपेंड करता है, जिस तरीके का वेट होगा उसी प्रकार से ब्लड होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा भी हो सकता है। अप्रोक्स की बात करें तो 7 लीटर होता है। उसके बाद ये प्लेटलेट से जो है ये थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। अगर बात करें लसिका, ये लिम्फ नोड से होता है। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में ये काफी भूमिका निभाती है। ये हमारे गले में, गर्दन में और कमर में पाए जाते हैं। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है वो लाल दिखता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5 में कह रहा है कि 4 में कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। यानी आप जिस तरीके से हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी पानी की आवश्यकता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर पानी की आवश्यकता है तो हमारे शरीर में पानी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई ना कोई चीजें होगा जो उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे के अंदर जो जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली एक ऊतक होती है, टिश्यू होती है। अब ये जल का जो परिवहन करता है उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है फ्लोएम, ऑप्शन बी में है जाइलम, ऑप्शन सी में है कॉर्क, ऑप्शन डी में है एपिडर्मिस। अगर हम बात करें कि पेड़ पौधे के अंदर ये 2 ऊतक, एक को जाइलम दूसरा को फ्लोएम। जो जाइलम है ये जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। अगर वहीं पर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो आपका भोजन को लेकर के जाता है। लेकिन ये भी याद रखना है, दिशा के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो जाइलम की दिशा होती है, ये जाइलम की दिशा होती है नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन वहीं पर फ्लोएम की दिशा कहीं भी हो सकती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पत्तियों से शाखाओं में, शाखाओं से पत्तियों में हो सकती है।
क्योंकि ये भोजन को ले जाने का काम करता है और जहां भी जरूरत होगा वो भोजन को लेके जाएगा। लेकिन कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है, वो उत्तक है जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो ह्यूमन का हार्ट होता है, जिसको दिल बोलते हैं अपने भाषा में, तो इनमें अगर हम हृदय की बात करें, ऑप्शन ए में दे रखा है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। इसका उत्तर आपको बताना है। अगर हम कुछ बेसिक बातें जाने तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। एक को बोलते हैं दायां अलिंद, एक को बोलते हैं दायां निलय, ये अलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, ये वाला है बायां अलिंद, ये है बायां निलय। ये 4 होते हैं कक्ष हमारे अंदर। और जो दायां निलय में रक्त आता है, ये अशुद्ध रक्त आता है। लेकिन अगर मछलियों की बात करें फिश के अंदर, तो फिश के अंदर जो चैम्बर होते हैं 2 होते हैं। अगर रेंगने वाले की बात करें तो रेंगने वाले में 3 होता है। यहां पूछ रहा मानव के अंदर, तो मानव के अंदर 4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए में है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी में है एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी में है न्यूक्लिक प्रोटीन। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो जो डीएनए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8 क्लास 7 क्लास से, तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल, ये क्लास 10th का चैप्टर है एक, जिसमें मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो किया था किस पौधे पर किया था, ऑप्शन ए में है गेहूं, ऑप्शन बी में है मटर, ऑप्शन सी में है चावल, ऑप्शन डी में है मक्का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो मेंडल साहब जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसने किया था मटर के पौधे पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अब मानव के शरीर में यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है कि हम लोगों के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितना होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। हर एक चीज में, अगर बिल्ली की बात करें, चूहा की बात करें, मेढक की बात करें, आलू की बात करें, सब में लगभग डिफरेंट संख्याओं में होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ह्यूमन के अंदर कितना होता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 44, ऑप्शन बी में है 23, ऑप्शन सी में है 46, ऑप्शन डी में है 48। चलिए इसका क्या सही उत्तर होगा वो आप दीजिए। अगर बात करें कि जो मेल होता है और एक फीमेल होता है, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं, लेकिन फीमेल में XX होते हैं। अगर टोटल की बात करें तो 46 होता है, जिसमें से जो 22 जोड़ा, अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर होता है। अब इस 23 पेयर में 22 पेयर मेल और फीमेल दोनों में एक जैसा होता है। यानी कहने का मतलब है इन 22 पेयर को हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, जो मेल फीमेल में एक जैसा होता है। लेकिन एक पेयर मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। और इन्हीं से डिसीजन होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा। जब मेल का X और फीमेल का X दोनों आपस में मिलेंगे तो गर्ल्स बनेगा, या इसका X और इसका Y मिलेगा तो बॉयज बनेगा। ये सारे जिम्मेदारी किनके पास है,
तो मेल के पास है, फीमेल के पास कोई नहीं है। यहाँ पे पेयर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 46 होगा। अगर पेयर पूछता तो 23 होता। अगर बात करें 48 किसका होता है, तो आलू का होता है, चिंपैंजी का होता है। ये दोनों के क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। अगला क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मानव के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है वो किन गुणसूत्रों से होता है। ऑप्शन ए में दिया है एक्स और वाई, ऑप्शन बी में है ए और बी, ऑप्शन सी में है एम और एन, ऑप्शन डी में है पी और क्यू। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो हरा वर्णक है वो कौन सा है, ये पूछ रहा है कि किस वर्णक के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, वही पूछ रहा है। तो पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है क्लोरोफिल, यानी सी में है कैरोटीन और डी में है मेलानिन। अगर हम बात करें तो इन चारों में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। अगर बात करते हैं मेलानिन के, तो मेलानिन जो होता है वो हमारे आंखों का रंग, ये बालों का रंग, इन पर डिपेंड करता है, मेलानिन पर। अगर बात करें एक प्रकार से ये प्राकृतिक पिगमेंट है जिसमें कि बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग निर्भर करता है, इसके कारण से। कैरोटीन की बात करें तो हमारे जो नाखून होते हैं या स्किन होते हैं या बात करें बाल होते हैं, इनमें जो प्रोटेक्शन का काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करने में इनकी भूमिका होती है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर में रक्त को लाल बनाने का काम करता है, यानी रक्त लाल तो दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक वर्णक है वो क्या है, क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है। और इसमें एक धातु होता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं, जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की भूमिका रखती है, इसलिए इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, यानी हमारे किडनी के मेन वर्क क्या है, मुख्य कार्य क्या है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर दो किडनियां होता है, एक इधर पे एक यहाँ पे, और ये दो किडनी एक सेम के बीच के आकार का होता है। और दोनों का काम एक तरीके से हम बोले कि घरों में जो फिल्टर मशीन होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो जहर बनता है उनको साफ करने का काम करता है ये किडनी। तो हमारे शरीर में दो किडनियां होती है, और अगर किसी मनुष्य का एक किडनी किसी कारणवश खराब हो जाए तो वो एक किडनी पर 37 ईयर्स जीवित रह सकता है WHO के अनुसार। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये दे के रखा है कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, यानी किडनी का मेन फंक्शन क्या है। भोजन का पचाना, रक्त का शुद्ध करना, शोषण करना, ऑप्शन डी में है रक्त बनाना। अगर हम बात करें कि रक्त बनता कहां है, तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है। और शोषण करना तो हम शौच कहां से लेते हैं, तो फेफड़े से लेते हैं, यानी फेफड़ा स्पंजाकार होता है जिसकी मदद से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब भोजन पचाने का काम तो मुंह से चालू होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, इन सब की भूमिका, इसके साथ साथ एंजाइम्स वगैरह मिलकर के भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन अगर बात करें तो किडनी का मुख्य कार्य है ये रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। अगला प्रश्न को देखें तो मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों का आदान प्रदान कहने का मतलब है कि O2 को लेना और CO2 को छोड़ना, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जिस तरीके से पेड़ पौधे के अंदर होता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनकी मदद से गैसों का आदान प्रदान होता है। उसी प्रकार से यहां मनुष्य के बारे में पूछ रहा है कि गैसों का आदान प्रदान कहां होता है। श्वास नली में,
फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में, नाक और हृदय में। इन तीनों का काम अलग है। श्वास नली में भी वायु जाता है, नाक में भी पाइप है, इनके मदद से वायु जाता है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये फेफड़ों की वायु कोशिकाओं द्वारा होता है। इन्हीं के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि CO2 बाहर निकलेगा और O2 अंदर जाएगा। यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। एक थ्योरी दिया था और उस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है कि जिसने इस सिद्धांत को दिया। नंबर 1 में है कि न्यूटन ने, नंबर बी में है डार्विन, नंबर सी में मेंडल और नंबर डी में है आइंस्टीन। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। अगर हम बताएं इनका सही उत्तर तो इसका सही उत्तर है डार्विन साहब। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन है। 14वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। यानी जो इंसुलिन हार्मोन है यह हमारे कौन से ग्लैंड स्रावित करता है इन हार्मोन को। नंबर ए में दिया है थायराइड, नंबर बी में अग्नाशय, नंबर सी में है अधिवृक्क, नंबर डी में पीयूष ग्रंथि। इन चारों ग्रंथियों में इंसुलिन को कौन स्रावित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाए तो फिर डायबिटीज की संभावना बन जाती है, शुगर का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। जिस आदमी को शुगर की बीमारी होती है उसमें इंसुलिन कम बनते हैं, इसीलिए कभी कभी उसे इंसुलिन की सुई लगाई जाती है ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए। तो ये इंसुलिन का जो स्रावन होता है ये पैनक्रियास से स्रावन होता है, यानी अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। अगर बात करें इंसुलिन ये हमारे लाइफ के लिए यानी ग्लूकोज के पाचन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन को देखें कि मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी होती है। यानी कठोर अंग के बारे में पूछ रहा कौन सा होता है, हड्डी या दांत का इनामेल, नाखून, त्वचा। बताइए इन चारों में सही ऑप्शन क्या होगा। मानव शरीर की सबसे कठोर अंग के बारे में पूछ रहा है या संरचना के बारे में। आपको पता है कि हड्डी भी कठोर होता है लेकिन उतना कठोर नहीं होता है। इसके कठोर होने के कारण है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के कारण हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होता है। जब इसमें कैल्शियम की कमी होगी तो जोड़ों में दर्द होगा। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी होती है, तो दांत के ऊपरी परत जिसको हम लोग एनामेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है। यानी ब्लड को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा के बारे में इससे पहले पढ़ा चुके थे आपको। ये अगर आरबीसी को बात करें तो रेड ब्लड सेल से होता है। अगर डब्ल्यूसी बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल से होता है, व्हाइट ब्लड सेल से होता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक प्लेटलेट से होता है और एक प्लाज्मा होता है। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो यह हमारे रक्त को थक्का बनाने में काफी भूमिका निभाती है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनका कुछ सप्ताह यानी कुछ सप्ताह इसका लाइफ रहता है और इनकी संख्या जो होती है नॉर्मल 4000 से 11000 तक होता है। अगर इनकी लाइफ की बात करें तो 120 डेज होता है। डब्ल्यूबीसी की जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। इनका कुछ दिनों से कुछ सप्ताह होता है। लेकिन थक्का बनाने में किसकी भूमिका होती है, तो प्लेटलेट्स का। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है।
अब पर्यावरण को डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, मुख्य घटक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है शैवाल, ऑप्शन बी में है कवक और जीवाणु, ऑप्शन सी में है पौधे, ऑप्शन डी में है कीट। तो पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं वो है कवक और जीवाणु। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में श्वसन की मूल इकाई क्या होती है, यानी मेन यूनिट क्या है मानव के अंदर श्वसन का। तो ऑप्शन ए में दिया है हृदय, ऑप्शन दो में दिया है अलवलाई या वायु कोष्ठिका, ऑप्शन सी में है यकृत, ऑप्शन डी में है वृक्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप सभी बता सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वायु कोष्ठिका, यानी अंगूर के गुच्छे के जैसा जो होता है, इन्हीं के मदद से मूल इकाई है ये आपके श्वसन का। अगर यकृत की बात करें तो 1.5 kg इसका भार होता है लीवर का। अगर इसकी बात करें तो सेम के बीच का आकार होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि जीवों की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी जो जीव है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तक, बी में है कोशिका, सी में है अंग और डी में है अंग तंत्र। आपको पता है कोई भी जीवित चीज है अगर उनकी सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वो होता है सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और यही कोशिका आपस में कई सारे एक जैसे मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और कई सारे उत्तक आपस में मिलकर के एक जैसा तो क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और कई सारे अंग आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। यानी जब कई सारे आपस में अंग मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे। लेकिन यह मूल इकाई की बात कर रहा है तो मूल इकाई क्या होगा, कोशिका होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लास्ट है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है उपभोक्ता, ऑप्शन बी में है उत्पादक, ऑप्शन बी में है उत्पादक, ऑप्शन सी में अपघटक, ऑप्शन डी में है परपोषी। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है इनको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, यानी उत्पादक। चलिए आज यहीं तक। और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।